गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बायोमोलिक्यूल में 5 लेक्चर पढ़ चुके थे। एक छोटा सा लेक्चर केवल बचा हुआ था, तो वही छोटा सा लेक्चर अभी हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। प्रोटीन चल रहा था। प्रोटीन में जो अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है वो है ज्विटर आयन। प्रोटीन के बारे में ये बात बता दिए थे कि प्रोटीन अल्फा अमाइनो एसिड के मिलने से बना हुआ है, और ये अमाइनो एसिड भी 2 प्रकार का था, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। डेफिनेशन भी दे दिए थे और दोनों का एग्जाम्पल भी दे दिए थे। अब उसके बाद लिखना है ज्विटर आयन। देखिए, अगर कोई अल्फा अमाइनो एसिड है, जैसे ये अगर अल्फा अमाइनो एसिड है, एसिड हुआ अल्फा कार्बन से अमाइन ग्रुप जुड़ गया। जब इसका एक्वस सॉल्यूशन अगर लीजिएगा तो एक्वस सॉल्यूशन में ये जो अल्फा अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है वो H+ आयन बाहर निकाल देता है। ये H+ आयन बाहर निकाल देगा, और ये चूंकि बेस है NH2 तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और ऐसा बाइपोलर आयन बनाएगा। इसी आयन को ज्विटर आयन बोलते हैं। बात समझिए क्या बोल रहे हैं कि जब एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका अल्फा अमाइनो एसिड का, तो उसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है वो H+ आयन लॉस करेगा, और ये जो अमाइन वाला ग्रुप है ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, और इस तरीके से एक बाइपोलर आयन बनाएगा। बाइपोलर आयन, बाइपोलर मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो इसीलिए 2 चार्ज है तो बाई। अब पोलर मतलब चार्ज, और अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों है तो मिलकर तो न्यूट्रल हो गया। तो बाइपोलर आयन है लेकिन न्यूट्रल नेचर का है। उसके बाद फिर यह भी दिमाग में रखना है कि यह एम्फोटेरिक नेचर का है। एम्फोटेरिक नेचर हम लोग ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं कि उसमें एम्फोटेरिक नेचर है जो एसिड के तरह भी बिहेव करे और बेस के तरह भी बिहेव करे। तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। ये H+ लॉस भी कर सकता है, ये H+ गेन भी कर सकता है। तो ये एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ऐसे ही आयन को ज्विटर आयन कहते हैं, जो कि एग्जाम का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो कभी भी अगर ज्विटर आयन अगर एग्जाम में आए तो इस तरीके से पहले बनाना होगा। अब फिर लिखेंगे इसको कि इन एक्वस सॉल्यूशन, in aqueous solution carboxyl group of amino acid loses H+ while NH2 group gains H+, giving rise to a bipolar neutral ion called ज्विटर आयन, giving rise to a bipolar neutral ion called ज्विटर आयन. It is amphoteric in nature. It is amphoteric in nature. अब सुनिए, ये तो ज्विटर आयन के बारे में बताया। पढ़ तो रहे हम लोग प्रोटीन, तो प्रोटीन में अगला लाइन लिखेंगे कि प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स। अब इस लाइन को समझने के लिए
ये पहले दिमाग में रखिए कि जैसे प्रोटीन का आपको यूनिट बताए थे अमाइनो एसिड, अगर दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेगा तो जिस बॉन्ड से जुड़ेगा उस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले ये बात लिख रहे हैं कि टू अमाइनो एसिड्स combine together, two amino acids combine together by peptide bond। दो अमाइनो एसिड है वो आपस में जुड़ेगा पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये CONH बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये CONH बॉन्ड, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये कैसे बनता है वो हम आपको भी बना के दिखाएंगे। अभी पहले आप ये दिमाग में रखें कि दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेगा किस बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर दो अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया तो जो चीज बना उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। व्हेन टू अमाइनो एसिड्स combine together by peptide bond, then the molecule formed is called dipeptide। बोले कि अगर दो अमाइनो एसिड अगर आपस में जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड से तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको डाइपेप्टाइड कहेंगे। अगर तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड से तो जो बनेगा उसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। और अगर मोर देन 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गया पेप्टाइड बॉन्ड से तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसी को पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं फिर कि when three amino acids combine together by peptide bond, when three amino acids combine together by peptide bond, then the molecule is called tripeptide। then the molecule is called tripeptide। और अगर मोर देन 10, when more than 10 amino acids combine together, अब ये अंडरस्टूड है कि पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा ही कंबाइन कर रहा होगा। तो when more than 10 amino acids combine together, then polypeptide is formed। then polypeptide is formed। सबसे पहले आपको ज्विटर आयन बता दिए, उसके बाद बताएं कि अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन करेगा पेप्टाइड बॉन्ड से। और अब आपको दो अमाइनो एसिड को कंबाइन करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे कंबाइन करेगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये जो CONH बॉन्ड है, ये कैसे बनेगा। तो ये भी बनते हुए देख लीजिए। देखिए, एक अमाइनो एसिड लिए ग्लाइसिन और इस ग्लाइसिन को कंबाइन करने जा रहे हैं एलेनिन से। ग्लाइसिन का फॉर्मूला बताया गया था NH2
CH2COOH, ये ग्लाइसिन है। एलेनिन का फॉर्मूला दिया गया था CH3CHNH2COOH। अब इन दोनों को कंबाइन करना है। बात फिर से सुनिए, ये NH2 CH2 COOH, ये दोनों जब भी कंबाइन करेगा ना तो कंडेंसेशन रिएक्शन से कंबाइन करेगा, कि अगर ये दोनों कंबाइन कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। और कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमर पढ़ाने समय ये बात बता दिए थे कि वही मॉलिक्यूल शो करेगा जो बाई फंक्शनल है, जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इसमें भी देखिए दो फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को, एक फंक्शनल ग्रुप को एक एंड पर और एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे एंड पे रखना है। तो जैसे NH2 पहले लिखना है, NH2। अब ये NH2 किससे जुड़ा हुआ है? तो CH से। CH से क्या जुड़ा हुआ है? तो CH3। और CH से क्या जुड़ा हुआ है? तो COOH। तो इस तरीके से ग्लाइसिन और एलेनिन को सेट कर दिया। अब जैसे ही कंबाइन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला तो ये हो गया NH2 CH2 CO और ये हो गया NH, उसके बाद CH CH3 COOH। ये दोनों आपस में कंबाइन कर गया। देखिए इस बॉन्ड से कंबाइन कर गया, इसी को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बना ये डाइपेप्टाइड हुआ। अब इसी तरीके से जुड़ते चला जाए, जुड़ते चला जाए, जुड़ते चला जाए, बहुत सारा जुड़ जाए, 10 से ज्यादा जुड़ जाए तो फिर पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। अब देखिए एक बात ये दिमाग में रखिएगा कि जो भी अमाइनो एसिड है सब ऑप्टिकली एक्टिव होता है, केवल ग्लाइसिन को छोड़ के, क्योंकि इसमें कोई किरल कार्बन नहीं है। बाकी जो भी है अमाइनो एसिड सब में कोई ना कोई किरल कार्बन है। वो कार्बन जिसके चारों बॉन्ड से डिफरेंट चीज जुड़ा हो। जैसे इस कार्बन के एक बॉन्ड से CH3, एक बॉन्ड से NH2, एक बॉन्ड से H, तो एक बॉन्ड से COOH। लेकिन इसमें कोई किरल कार्बन नहीं है, तो केवल ग्लाइसिन ही ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नहीं तो सारा का सारा ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसके बाद प्रोटीन में आपको और यह जानना है कि प्रोटीन दो प्रकार का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप। स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन दो प्रकार का है। एक है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बोले कि स्ट्रक्चर के आधार पे प्रोटीन दो प्रकार का है, एक है फाइब्रस प्रोटीन और एक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है, CONH 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 से जुड़ते 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 अगर कोई लंबा अगर पॉलीपेप्टाइड चेन बना, कोई दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोई तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोई चौथा पॉलीपेप्टाइड चेन है। अगर ये चेन और ये चेन अगर आपस में जुड़ जाए हाइड्रोजन बॉन्ड से या सल्फाइड बॉन्ड से, ये कहीं कहीं से आपस में जुड़ जाए। जैसे अभी स्ट्रक्चर तो नहीं बना रहे ना, जैसे अभी आप दो अमाइनो एसिड को आप जोड़े थे तो देखे थे कि उसमें कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, और भी ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर भी है। तो बोले कि अगर मान लीजिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन है, बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन है और अगर आपस में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड सल्फाइड बॉन्ड से, और अगर धागे के जैसा अगर स्ट्रक्चर बन रहा है,
तो उसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे, जो कि इनसोल्यूबल इन वाटर होता है। अब जैसे आप ऐसा भी प्रोटीन खाते हैं जो पानी में घुल जाता है, और आप ऐसा भी प्रोटीन खाते हैं जो पानी में नहीं घुलता। जैसे अगर आप दूध पीते हैं तो दूध में प्रोटीन है, लेकिन दूध पानी में सल्यूबल है, तो जो पानी में सल्यूबल है वो प्रोटीन हो गया ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोबुलर लिखा गया था, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और अगर दूध को ही अगर आप पनीर का रूप देते तो पनीर पानी में नहीं घुल रहा है, तो वो हो गया फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन इनसोल्यूबल इन वाटर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन इज सोल्यूबल इन वाटर। दिमाग में रखना है कि अगर पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक दूसरे के पैरेलल हो और अगर आपस में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन बॉन्ड या सल्फाइड बॉन्ड्स अगर आपस में जुड़ जाए, तब जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको फाइब्रस प्रोटीन कहेंगे। और अगर जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इतना लंबा है कि वो फिर आपस में उलझ के और अगर स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया है, तो उसको ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहेंगे। ये वाला प्रोटीन सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाला प्रोटीन इनसोल्यूबल इन वाटर। इसके बाद केवल एक टॉपिक फिर और लिखवाएंगे, वो होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे आप देखते हैं कि आप दूध को पनीर में चेंज कर देते हैं, तो होता क्या है कि अगर कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, अगर कोई ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन में अगर आप टेम्परेचर चेंज करें या पीएच चेंज करें, जैसे अंडा है, अंडा में भी प्रोटीन है। अगर कच्चा अंडा है तो उसमें प्रोटीन है मान लीजिए, अगर आप उस कच्चे अंडे को अगर आप गर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, तो गर्म करना स्टार्ट कर दीजिएगा, टेम्परेचर चेंज कीजिएगा, तो वो फिर जो भी उसका जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनक्वाइल्ड होगा, और अनक्वाइल्ड होके फिर फाइब्रस प्रोटीन में वो बन जाएगा, और उसके बाद फिर वो इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के नेचर को आप बदल दिए। अब जैसे अगर मान लीजिए कि दूध है, दूध में अगर आप पीएच चेंज कर दीजिए, उसमें अगर आप नींबू निचोड़ दीजिए, तो नींबू अगर आप डाल दीजिएगा, तो फिर ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसका जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है वो अनक्वाइल्ड हो जाएगा और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फाइब्रस प्रोटीन में चेंज कर जाएगा, इनसोल्यूबल इन वाटर हो जाएगा। मतलब ग्लोब्यूलर प्रोटीन अगर फाइब्रस प्रोटीन में चेंज कर रहा है टेम्परेचर चेंज करने से या पीएच चेंज करने से, तो इस चीज को हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो यही सब बात केवल डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। फाइब्रस प्रोटीन में सबसे पहले लिखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन में पहले लिखेंगे व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन, when polypeptide chain run parallel and are held together by hydrogen and सल्फाइड बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड नहीं डाई सल्फाइड बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी अमाइनो एसिड में अगर सल्फर है और इधर भी अमाइनो एसिड में अगर ये सल्फर है, तो ये सल्फर सल्फर जब आपस में जुड़ेगा तो उसको डाई सल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। बाय हाइड्रोजन एंड डाई सल्फाइड बॉन्ड then fiber like structure, then fiber like structure is formed. Such proteins are called fibrous protein and is insoluble in water, एग्जाम्पल लिखेंगे केराटिन,
मायोसिन, उसके बाद लिखेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन when polypeptide chain coil around to give spherical shape, to give spherical shape, then the protein is called globular protein. It is it is soluble in water. It is soluble in water. Example, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। अब इसमें एक आखिरी डेफिनेशन और, वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जैसा कि आपको भी पहले भी समझा भी दिए कि उसमें जो ग्लोब्यूलर वाला जो प्रोटीन है वो फाइब्रस वाले प्रोटीन में चेंज होगा विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड पीएच। तो अब लिखेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें लिखेंगे व्हेन अ प्रोटीन in its native form is subjected, when a protein in its native form is subjected to physical change, such as change in temperature, such as change in temperature or chemical change, or chemical change such as change in pH, then hydrogen bond gets disturbed. Then hydrogen bond gets disturbed. Due to this reason, the coil unfolds and protein loses its biological एक्टिविटी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन में चेंज हो गया। प्रोटीन लॉसेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये एक छोटा सा लेक्चर था बायोमोलिक्यूल का, और ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया।
ठीक है, एनफ फॉर द डे।